चैनल न्यू लाइट नीट। और आज हम लोग बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इम्पल्स कंडक्शन, जिसको लेके बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, आपके बहुत सारे सवाल गलत होते हैं और जब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आता आप हमेशा सवाल गलत करते रहते हैं। तो इसीलिए बेटा इम्पल्स कंडक्शन का मैंने एक अलग से वीडियो आपको बनाया है, आपके लिए बनाया है। इम्पल्स कंडक्शन, इस पूरे वीडियो में हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हेडलाइन को पूरा करेंगे, हेडिंग को पूरा करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इम्पल्स कंडक्शन। सबसे पहले बेटा जान लेते हैं हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं जरा जान लेते हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एक्सॉन की। न्यूरॉन के बेटा तीन स्ट्रक्चर होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। इम्पल्स कंडक्शन में हम न्यूरॉन के जिस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ये हमारा एक्सोन है, ये स्ट्रक्चर हमारा एक्सोन है जिस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। आइए हम लोग एक एक्सोन को देखते हैं कि एक्सोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये केवल हमारी एक्सोन की दो मेम्ब्रेन है। ये एक्सोन की दो मेम्ब्रेन है बेटा, ये एक्सोन है, दिस इज एक्सोन, ये केवल एक्सोन है। और ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है दिस इज एक्सोलेमा, ये मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा। जैसा कि बेटा हमें पता है न्यूरॉन हमारी एक सेल होती है, तो जितने भी स्ट्रक्चर एक नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सेल की सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, और न्यूरॉन की प्लाज्मा लेमा को हम एक्सोलेमा कहते हैं। ये एक्सोलेमा हो गई। एक्सोलेमा के अंदर क्या भरा होगा, कह रहे भाई सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है तो कहते हैं साइटोप्लाज्म आता है। एक्सोन की लेमा के अंदर क्या आ जाएगा, कह रहे एक्सोलेमा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म, इसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म, इसको भाई हमने एक्सोप्लाज्म कह दिया। एक्सोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ये एक्सोप्लाज्म है। सवाल आया कि इस सेल के बाहर क्या, इस न्यूरॉन के बाहर क्या है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है। कहते किसी भी सेल के बाहर क्या आता है, बड़ा आसान सा सवाल है, किसी भी सेल के बाहर क्या आता है। कह रहे सपोज दैट अगर ये हमारी दो सेल हैं तो बताइए इन दोनों सेल के बाहर क्या आएगा। देखो अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, बाहर क्या आएगा, कह रहे बाहर आएगा ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर आ जाता है ECF दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाता है, बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चलिए दो चीजें तो हमें समझ में आ गई है कि हमें किस किस के बारे में बात करनी है। कह रहे हमें एक्सोप्लाज्म और ECF को देखना है। चलिए आइए देख लेते हैं इस एक्सोप्लाज्म का और ECF का। इस ECF में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। कहते जब हमने एक्सोप्लाज्म को देखा, एक्सोप्लाज्म को जब हमने खंगाला, इसकी चीजें देखने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि अंदर तो पोटेशियम आयन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसी प्रोटीन जो कि निगेटिवली चार्ज होती है, जिनके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है, अंदर निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ज्यादा है। मैंने ज्यादा है बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि केवल इतनी ही चीजें प्रेजेंट है, मैंने बोला है हमारे मतलब की जो चीजें हैं इनमें से पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। बाहर क्या ज्यादा है भाई, कहते बाहर जो है ये सोडियम आयन ज्यादा है, सोडियम आयन ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगी बेटा, मैंने ये नहीं बोला है कि बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट है, मैंने ये बोला है कि बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैंने ये बोला है कि बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है। सवाल आया कि बाहर क्या पोटेशियम आयन नहीं होगा, तो कह रहे बाहर देखिए पोटेशियम आयन होगा लेकिन अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा। पहला सवाल तो हमारा यहीं से निकल जाता है कि कौन किस चीज का कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कह रहे हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त की जब हमारे इस एक्सॉन में कोई भी स्टिमुलस नहीं आया, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे न्यूरॉन में किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं आया। मैं आपको तीन चीजें बेटा बताऊंगी, तीन पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं
कह रहे हैं जब हमारी व्हेन जब हमारी एक्सॉन के पास कोई भी इंपल्स नहीं आया, मैं आपको तीन चीजें बेटा बताऊंगी, तीन पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं। जब हमारी एक्सॉन रेस्ट कर रही है यानी कि कोई इंपल्स नहीं आया, उस समय पे कह रहे उस समय पे कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी। क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, कह रहे उस समय पे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्या क्या देखना पड़ेगा, कह रहे जब हमारा एक्सॉन रेस्ट कर रहा है उस समय पे कह रहे सारे के सारे ऑल पोटेशियम चैनल आर ओपन। सारे के सारे पोटेशियम चैनल खुले हुए हैं। जितने भी पोटेशियम चैनल बने हैं ये सारे पोटेशियम चैनल खुले हैं। जितने भी पोटेशियम चैनल बने थे ये सारे पोटेशियम चैनल खुले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, सारे पोटेशियम चैनल खुले हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे ये जो सोडियम चैनल थे, कह रहे नियरली ऑल सोडियम चैनल, नियरली ऑल सोडियम चैनल आर क्लोज्ड। लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे। तीसरा पॉइंट, सोडियम एंड पोटेशियम पंप चालू था। सोडियम एंड पोटेशियम पंप चालू था। ध्यान देना बेटा, मैंने सोडियम और पोटेशियम के लिए कहीं चैनल लिखा है और मैंने कहीं पंप लिखा है। चैनल और पंप में अंतर होता है। जब चैनल से किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जबकि पंप से जब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है और हमेशा यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। मैंने आपको तीन पॉइंट बता दिए। जब एक्सॉन में कोई भी इंपल्स नहीं आया उस समय पे सारे के सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे पोटेशियम चैनल ओपन थे। सारे पोटेशियम चैनल ओपन थे, लेकिन सोडियम चैनल सारे बंद नहीं थे, नियरली ऑल बंद थे। नियरली ऑल, इसका मतलब ये है कि कुछ सोडियम चैनल खुले भी होंगे। मैंने नियरली लिखा है, तभी एनसीईआरटी भी एक सेंटेंस लिखती है, कहती है कि लगभग हमारा जो एक्सोलेमा है इट इज नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। ये हमारा जो एक्सोलेमा है, ये एक्सोलेमा सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल है। अब आगे की कहानी सुनना। अभी कोई इंपल्स नहीं आया, कोई एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ। आगे की कहानी बेटा सुनो जरा क्या हुआ। कह रहे हैं देखो भाई, आपने कहा है कि अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा, बाहर पोटेशियम आयन कम। और कह रहे सारे के सारे पोटेशियम चैनल खुले हैं, तो क्या पोटेशियम आयन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा? कह रहे बिल्कुल करने लगेगा। अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा, बाहर पोटेशियम आयन कम, पोटेशियम आयन बाहर आने लगा। इन चैनल से पोटेशियम आयन बाहर आने लगता है। कह रहे धीरे धीरे पोटेशियम आयन बाहर आने लगता है। सारे के सारे पोटेशियम चैनल खुले थे, पोटेशियम आयन बाहर आने लगता है। कह रहे बाहर सोडियम आयन ज्यादा, अंदर सोडियम आयन कम। कह रहे तो क्या सोडियम आयन अंदर नहीं जाने लगेगा? कह रहे देखिए आपने लिखा है नियरली ऑल सोडियम चैनल आर क्लोज, नियरली ऑल, लेकिन कुछ तो सोडियम चैनल खुले ही होंगे। जो सोडियम चैनल खुले हैं उन सोडियम चैनल से ये सोडियम जो बाहर ज्यादा था ये अंदर जाने लगता है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल डिफ्यूजन की वजह से ऐसा हो रहा है। जहां पे हाई कंसंट्रेशन है चीजें उस तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती हैं। और यहां तो और चैनल्स प्रेजेंट थे। कह रहे माना कि सोडियम चैनल कम ओपन है तो क्या हुआ, सोडियम अंदर तो जाने ही लगेगा। कह रहे ये पोटेशियम आयन की तुलना में बहुत कम स्पीड में जा रहा होगा, लेकिन सोडियम आयन अंदर तो जा ही रहा होगा। मैं फिर आपको रिपीट करती हूं, किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स अभी नहीं आया, किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स अभी नहीं आया है। अभी हम रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर से सुनना बेटा क्या हुआ। बाहर पोटेशियम आयन कम था, अंदर से बाहर पोटेशियम आयन जाने लगा। बाहर सोडियम आयन ज्यादा था, बाहर से अंदर सोडियम आयन जाने लगा। कह रहा है ये चीजें कब तक चलेंगी, ये चीजें कब तक चलेंगी? कह रहा है ये ट्रांसपोर्ट जो है ये तब तक चलेगा, ये ट्रांसपोर्ट तब तक चलेगा जब तक ये हमारी एक्सोलेमा बाहर और अंदर सेम कंसंट्रेशन को मेंटेन ना कर ले। कह रहे हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं
कि ये एक्सोलेमा इक्विलिब्रियम में ना आने लगे, इक्विलिब्रियम में ना आने की कोशिश करने लगे। कह रहे हाँ, ये ट्रांसपोर्ट तब तक होगा जब तक ये एक्सोलेमा हमारी इक्विलिब्रियम में ना आने लगे, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब बाहर पोटेशियम आयन और अंदर पोटेशियम आयन बराबर हो जाए, जब अंदर सोडियम आयन और बाहर सोडियम आयन बराबर हो जाए। तो कह रहे यार ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। क्यों? कह रहे ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपने सेल को पहुंचा दिया और हमारा लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम में जाना ही नहीं चाहता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी एनर्जी मिलती है, हम सारी एनर्जी को केवल एक चीज में लगाते हैं कि हमें अपनी बॉडी को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है। कह रहे ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे तो हमारी सेल जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी। कह रहे आप चिंता मत करिए, हमने इसी के लिए एक और तीसरा इंतजाम करके रखा है, हमने सोडियम पोटेशियम पंप भी रखे हैं। कह रहे ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप। कह रहे ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर लेंगे? कह रहे देखो जो सोडियम आयन बाहर गया है आप उसको वापस अंदर तो डाल नहीं सकते हैं। कह रहे ठीक है, सही बात है, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप डाल सकता है। कह रहे जो भी सोडियम आयन जो भी पोटेशियम आयन आपने बाहर निकाला है, इस पोटेशियम आयन को आप अंदर तो डाल नहीं सकते हैं। जो सोडियम आयन आपने बाहर अंदर कर दिया है, कह रहे ये सोडियम आयन आप बाहर तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये पंप निकाल सकता है। ये पंप सोडियम आयन को बाहर निकाल सकता है और ये पंप पोटेशियम आयन को अंदर डाल सकता है। कैसे? कह रहे क्योंकि पंप ने एटीपी का इस्तेमाल किया। पंप एटीपी का इस्तेमाल करता है और एटीपी के इस्तेमाल करने से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है। जो सोडियम आयन अंदर जाने लगा था, हमने उस सोडियम आयन को बाहर धकेल दिया। जो पोटेशियम आयन बाहर आने लगा था, हमने उस पोटेशियम आयन को बाहर निकाल दिया, अंदर कर दिया। कह रहे देखना सोडियम आयन धीरे धीरे अंदर गया था, हमने 3 सोडियम आयन बाहर निकाल दिए और 2 पोटेशियम आयन अंदर कर दिए। कह रहे इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सेल में बाहर सोडियम आयन ज्यादा निकाले, अंदर पोटेशियम आयन कम डाले? कह रहे हाँ, हमने ऐसे तो किया है। क्या हुआ है? एक और दूसरे डायग्राम से समझना पड़ेगा। कह रहे देखना ये हमारी सेल थी, ये हमारी एक्सोलेमा थी। इस एक्सोलेमा से आपने 3 सोडियम आयन बाहर निकाल दिए और 2 पोटेशियम आयन अंदर कर दिए। कह रहे हैं भाई साहब बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर ज्यादा सोडियम आयन निकला, अंदर कम पोटेशियम आयन गया। कह रहे हैं बाहर आ गया नेट पॉजिटिव चार्ज, बाहर वाली सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बाहर वाली सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया नेट पॉजिटिव चार्ज? फिर बता देती हूं, क्योंकि 3 सोडियम आयन अंदर आए थे और 2 पोटेशियम आयन बाहर गए, 3 पोटेशियम आयन बाहर आए थे और 2 पोटेशियम आयन अंदर गए थे, इस वजह से बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कह रहे हैं अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट थी, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट थी। इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एक्सोलेमा की अंदर वाली साइड पे इकट्ठा होने लगता है, एक्सोलेमा की अंदर वाली साइड पे इकट्ठा होने लगता है। कह रहे हैं देखिए इस एक्सोलेमा में बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस एक्सोलेमा में बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज। कह रहे हैं ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने एक डाइपोल बना दिया है। कह रहे बिल्कुल आपने एक प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ रख दिया है, आपने एक डाइपोल बना दिया है। कह रहे हैं इसी कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। आपने मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड स्टेट में देख लिया है, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप। हालांकि अभी कोई इंपल्स नहीं आया, पोलराइजेशन मेम्ब्रेन का हो गया, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई। कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेज में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये पोलराइज्ड स्टेट में होती है। कह रहे देख तो लिया आपने, अब इससे ज्यादा और क्या प्रत्यक्ष करें, आपको सामने से देख तो लिया है कि आपने पोलराइज्ड होती है। कह रहे बिल्कुल होती है, रेस्टिंग स्टेज में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये पोलराइज्ड होती है। और कह रहे हैं देखो जहां कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, कह रहे हैं ये बैटरी रही, ये रही बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल।
कह रहा है जहां कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यहां पे भी एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यहां पे भी एक प्रकार का पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसको आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे और इसका अमाउंट होता है -60 मिली वोल्ट टू 90 मिली वोल्ट, माइनस में है बेटा ये, और एवरेज लगभग -75 मिली वोल्ट इसका एवरेज वैल्यू होती है। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पहला स्टेप हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। आपने बेटा पोलराइजेशन देख लिया और मैं फिर रिपीट करती हूं, अभी किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स नहीं आया है, अभी किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स नहीं आया है। चलिए कहते हैं कि अच्छा अब कोई इंपल्स आ गया, अब क्या होगा? कह रहे हैं जैसे ही कोई इंपल्स आता है, जैसे ही कोई इंपल्स आता है कुछ चेंजेस हो जाते हैं। देखना, कह रहे हैं ये हमारी थी, ये एक्सोलेमा थी, इस एक्सोलेमा के बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। कह रहा है ये हमारी पहले पोलराइज स्टेट थी। कोई भी जैसे ही स्टिमुलस आता है, जैसे ही स्टिमुलस आता है, सपोज दैट ये पॉइंट था हमारा ए, कह रहे हैं जैसे ही स्टिमुलस ए पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ही स्टिमुलस ए पॉइंट पे पहुंचा, कहते हैं स्टिमुलस होता क्या है, व्हाट इज स्टिमुलस? तो कहते हैं इट इज एनी चेंज। ये हमारा कोई चेंज होता है जो हमारा फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, दैट कैन इवोक रिस्पॉन्स, दैट कैन इवोक रिस्पॉन्स, ये होता है। कह रहे हैं जैसे ही ए पॉइंट पे स्टिमुलस आता है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहती हूं, जब तक बेटा हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज थी तब तक तीन चीजें थी। तीन चीजें क्या क्या थी? कह रहे हैं लगभग ऑल पोटेशियम चैनल्स ओपन, सारे पोटेशियम चैनल ओपन थे, नियरली ऑल सोडियम चैनल क्लोज, लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे, सारे सोडियम चैनल क्लोज थे, और सोडियम पोटेशियम पंप चालू था, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन था। कह रहे ये तीन चीजें थी जब मेम्ब्रेन हमारी पोलराइज थी। जैसे ही मेम्ब्रेन में इंपल्स आया, जैसे ही मेम्ब्रेन में इंपल्स आता है, चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। क्या क्या बदल जाता है? पहले तो, सबसे पहले तो कह रहे हैं जो हमारा पोटेशियम चैनल, जो हमारा पोटेशियम चैनल खुला हुआ था, ये पोटेशियम चैनल हमारे तुरंत के तुरंत बंद हो जाएंगे। कह रहे सबसे पहली चीज, सारे हमारे पोटेशियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम चैनल क्लोज्ड हो गए, नियरली ऑल सोडियम चैनल क्लोज। कह रहे हैं जब तक इंपल्स नहीं आया तब हमारे सारे सोडियम चैनल, लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे। कह रहे हैं अब तुरंत के तुरंत सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगी, एंड इन लार्ज अमाउंट, एकदम से एकदम लार्ज अमाउंट में सारे, लगभग हमारे बहुत सारे सोडियम चैनल एक साथ खोलेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप जो अभी तक ओपन था, ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारा, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो जाएगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप हमारा क्लोज हो जाएगा। भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही इंपल्स हमारा ए पॉइंट पे पहुंचा, आपने बोला पोटेशियम चैनल बंद हो गए। पोटेशियम चैनल कहां से कहां चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? कह रहे बाहर पोटेशियम चैनल जो हमारे हैं, ये बाहर पोटेशियम आयन भेज रहे थे, अब ये ट्रांसपोर्ट रुक गया, अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सोडियम चैनल ओपन, सोडियम चैनल हमारे ओपन हो गए। कह रहे सोडियम चैनल हमारे ओपन हो गए, और सोडियम आयन कहां पे ज्यादा था? कह रहे देखो सोडियम आयन तो बाहर ज्यादा था, सोडियम आयन बाहर ज्यादा था। इस ए पॉइंट पे जहां पे स्टिमुलस आया है, मैं सारी मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रही हूं, इस ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं ये ए पॉइंट पे हो रही हैं।
जैसे ही स्टिमुलस इस ए पॉइंट पे आता है सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और थोड़े मोड़े ओपन नहीं, वर्स्ट ओपन हो जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। वर्स्ट ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम चैनल की वर्स्ट ओपनिंग हो जाती है, बहुत सारे सोडियम चैनल एक साथ खुल जाते हैं, और सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम आयन का रैपिड इनफ्लक्स होने लगता है। रैपिड इनफ्लक्स, रैपिड इनफ्लक्स होने लगता है सोडियम आयन का, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इनफ्लक्स होने लगता है सोडियम आयन का। क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे, कह रहे देखो पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, रैपिड इनफ्लक्स हुआ सोडियम आयन का, तुरंत की तुरंत, सारी जगह पे नहीं, कह रहे इसी पॉइंट पे तुरंत की तुरंत पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और इस वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया। कह रहे इस ए पॉइंट पे बाहर अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। केवल ए पॉइंट की बेटा पोलरिटी रिवर्स हुई है, केवल ए पॉइंट की। कह रहा है ये पॉइंट ए था, देखिए जैसे ही सोडियम आयन अंदर आए इस ए पॉइंट की पोलरिटी चेंज हो गई, अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस ए पॉइंट की पोलरिटी चेंज हो जाती है। कह रहा है इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। कह रहा है ये देखिए आपकी मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन एंड इट इज सेकेंड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप होता है, डीपोलराइजेशन हो गया मेम्ब्रेन में। क्या हुआ डीपोलराइजेशन में, कह रहे डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल खुल गए जिसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स हो गया सोडियम आयन का, तो अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, दैट इज वाई अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। कह रहा है ये देखो बगल में जो इसके प्रेजेंट है, बगल में नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। कह रहे तुरंत की तुरंत करंट फ्लो करता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कह रहे बगल में पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट हमारा था बी पॉइंट। कह रहा है तुरंत की तुरंत करंट फ्लो किया फ्रॉम ए टू बी, करंट ए टू बी तुरंत की तुरंत मूव किया। बहुत ध्यान सुनना, कह रहे हैं इट ओनली हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इसको केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बहुत कम ड्यूरेशन में होता है। तुरंत की तुरंत पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चला गया। बहुत ध्यान सुनना अगला स्टेप, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे पहुंचता है, इस बी पॉइंट पे तुरंत की तुरंत पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बी पॉइंट पे आता है, तुरंत की तुरंत जो घटनाएं आपकी ए पॉइंट पे हुई थी अब वो सारी घटनाएं बी पॉइंट पे होने लगती हैं। क्या क्या हो गया बी पॉइंट पे, कह रहे हैं जैसे ही ये इंपल्स आपका, जैसे ही ये चार्ज आपका पहुंचा बी पॉइंट पे, बी पॉइंट के सारे सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन हो गए, बी पॉइंट के पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए। ये सारी चीजें जो आपकी ए पॉइंट पे हुई थी, ये सारी चीजें ट्रांसफर हो गई बी पॉइंट पे, सोडियम पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए। कह रहे देखना इसी प्रकार से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कह रहे लेकिन एक चीज बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला गया, कह रहे यहां पे ये जो हमारा पीछे जो रह गया है, जो ए पॉइंट हमारा था, इस ए पॉइंट पे क्या चल रहा है, कह रहे इस ए पॉइंट पे क्या चल रहा है, कह रहे हैं ये ए पॉइंट अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये ए पॉइंट अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, अभी कुछ समय के लिए ये किसी भी प्रकार के कोई इंपल्स को नहीं टच करेगा। कोई भी इंपल्स अगर इसके रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान इस ए पॉइंट पे कोई भी इंपल्स जब दिया जाएगा तो कोई भी असर नहीं होगा। क्या आपने कभी सुना है एक साथ जब बहुत सारी इंपल्स दे दी जाती है, एक प्रकार की चीजें एक साथ, आप कहीं खड़े हुए हैं और अचानक से 10-15 चीजें, 10-15 प्रकार के इंपल्स आपको दे दिए जाते हैं तो आपका दिमाग एकदम काम नहीं करता, आप एकदम देख सुन नहीं पाते हैं। यही होता है। ऐसा क्यों हुआ है, कह रहे हैं सपोज दैट आपको एक के बाद एक कुछ सेकंड में आपको 10, 15, 20, 25, 50 फोटो एक साथ दिखा दी जाए तो आप एक समय के बाद चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कह रहे क्योंकि जब तक इंपल्स आया, आगे बढ़ा, ये ए वाला पॉइंट हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड में था, जब दोबारा से इंपल्स यहां पे आएगा तो ये इसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो इंपल्स हमारा बी पॉइंट पे पहुंचा है, ये बी पॉइंट से आगे बढ़े सी पॉइंट पे जाए, ना कि ए पॉइंट पे वापस आ जाए। कह रहे ए पॉइंट पे वापस क्यों आएगा,
कह रहे क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचता है, ए पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कह रहे हैं देखो ऐसा ना हो जाए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये तुरंत की तुरंत ऐसा ना हो कि इस चार्ज का, इस इंपल्स का बैकफ्लो हो जाए। कह रहे ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए ए वाला पॉइंट चला गया रिफ्रैक्टरी पीरियड में। जो कुछ आपका ए पॉइंट पे पहले हुआ था अब वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर नया सर्किट बनेगा, ये बी पॉइंट वाला सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जब बी पॉइंट पे ये इंपल्स पहुंच जाता है तो ए पॉइंट वाला जो ए पॉइंट हमारा होता है, यहां पे क्या चल रहा है, कह रहे सुनना, जैसे ही इंपल्स ए से बी के पास पहुंचा, जैसे ही ये इंपल्स पहुंचा ए से बी के पास, ए वाला हमारा रीपोलराइजेशन स्टेट में चला गया। रीपोलराइजेशन क्या हुआ, रीपोलराइजेशन में कह रहे हैं वो सारी चीजें जो पहले हमारे इंपल्स कंडक्शन के पहले प्रेजेंट थी, क्या क्या प्रेजेंट थी, कह रहे देखो सारे के सारे पोटेशियम चैनल फिर से खुलने लगे, पोटेशियम चैनल ओपन होने लगे, सोडियम चैनल क्लोज होने लगे, सोडियम चैनल क्लोज होने लगे और सोडियम पोटेशियम पंप चालू होने लगा। सोडियम पोटेशियम पंप चालू होने लगा, सोडियम पोटेशियम पंप चालू होने लगा। कह रहा है ये चीजें, ये हमारी वापस रीपोलराइजेशन स्टेट में आ गया। तो क्या हुआ बेटा, जैसे इंपल्स आया, इंपल्स ए पॉइंट पे पहुंचा, इंपल्स ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, और सी से ये कंप्लीटली आगे बढ़ता जाएगा और पूरे एक्सॉन को कवर करके ये आगे निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द इंपल्स कंडक्शन। 3 स्टेप आपने देखे हैं। सबसे पहला स्टेप पोलराइजेशन स्टेप, सबसे पहला स्टेप है पोलराइजेशन स्टेप, दूसरा स्टेप है डीपोलराइजेशन स्टेप और तीसरा स्टेप है रीपोलराइजेशन स्टेप। ये 3 स्टेप्स आपने देखे। ये 3 पॉइंट बेटा आपने देखे हैं। 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हुई। सबसे पहले पोलराइजेशन हुआ, उसके बाद डीपोलराइजेशन हुआ और सबसे लास्ट में हुआ रीपोलराइजेशन। अगर आपको बेटा एक एक चीज याद रहे कि सबसे पहले जो पोलराइजेशन हुआ इसमें क्या हुआ, तो सारे के सारे पोटेशियम चैनल ओपन थे, लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे और सोडियम पोटेशियम पंप चालू था। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, जैसे ही इंपल्स आया सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स हो गया। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, जो कुछ ए पॉइंट पे प्रेजेंट था वो पहुंच गया हमारा बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे जैसे ही पहुंच जाता है ए पॉइंट पे रीपोलराइजेशन चालू हो जाता है, यानी कि पोटेशियम चैनल फिर से खुलने लगते हैं, सोडियम चैनल फिर से बंद होने लगते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप चालू होने लगता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंपल्स कंडक्शन। ये इंपल्स कंडक्शन की पूरी थ्योरी थी। इस तरीके से इंपल्स का कंडक्शन होने लगता है और इंपल्स आगे बढ़ता रहता है। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूं पूरा क्या क्या हुआ है। 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरी हुई। सबसे पहले हुआ पोलराइजेशन, सबसे पहले पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन में क्या हुआ भाई देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पोलराइजेशन में। ठीक है, पोलराइजेशन में चल क्या क्या रहा था, क्या रहे पोलराइजेशन में वही 3 चीजें, 3 पॉइंट आप याद रखना क्या क्या हुआ था। पोटेशियम चैनल ओपन, पोटेशियम चैनल ओपन थे, नियरली ऑल सोडियम चैनल क्लोज, लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे और सोडियम पोटेशियम पंप चालू था। पोलराइजेशन हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा डीपोलराइजेशन, दूसरा स्टेप है हमारा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ देख लेते हैं जरा। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन में हमने क्या देखा था, कह रहे ये हमारी एक्सोलेमा थी, बाहर था पॉजिटिव चार्ज, अंदर था नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इस पॉइंट पे इंपल्स आया सोडियम आयन का रैपिड इनफ्लक्स हो गया, जिसकी वजह से अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। इसी को हमने कह दिया डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन में भी 3 पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप तुरंत की तुरंत बंद हो गया, पंप हो गया क्लोज, सोडियम चैनल खुल जाते हैं और पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। जैसे ही इस ए पॉइंट पे इंपल्स पहुंचा, इंपल्स ए से चला जाएगा बी के पास और इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। कह रहे जैसे ही इंपल्स ए से बी के पास पहुंचा, ए पॉइंट पे शुरू हो गया रीपोलराइजेशन। ए पॉइंट पे शुरू हो गया भाई रीपोलराइजेशन। ए पॉइंट पे शुरू हो गया रीपोलराइजेशन। क्या हुआ रीपोलराइजेशन में? देखिए रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, कह रहे देखना ये पॉजिटिव बाहर था, पॉजिटिव अंदर था, नेगेटिव बाहर था, पॉजिटिव अंदर था, नेगेटिव। लेकिन डीपोलराइजेशन के टाइम पे कुछ इस प्रकार की चीजें आ गई थी। कह रहे देखना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे वापस आ गया नेगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव। कह रहे ये नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, इसी को हमने रीपोलराइजेशन बोला। यहाँ पे भी वही 3 घटनाएं हुई। कह रहे हैं जैसे इंपल्स बी पॉइंट पे पहुंचा, इस ए पॉइंट पे वही 3 घटनाएं हुई। पोटेशियम चैनल खुल गए, जैसे ही पोटेशियम चैनल खुल गए, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा तो बाहर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल बंद हो गए, लगभग सारे सोडियम चैनल बंद हो गए। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो गया। दिस इज रीपोलराइजेशन। और इन्हीं 3 स्टेप्स में बेटा हमारा इंपल्स कंडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये 3 स्टेप में हमारा इंपल्स कंडक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक और पॉइंट था रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो समय होता है जब आपका एक्सॉन डू नॉट कैरी, लिखा मैंने एक्सॉन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा अ पार्ट ऑफ, जहां पे ए पॉइंट पे जैसे कि हम लोग देख रहे थे डू नॉट कैरी एनी स्टिमुलस, जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलस नहीं आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये एक पॉइंट का रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, एक पॉइंट का रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमारी तीनों स्टेप्स ये पूरे हो जाते हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। आइए चलिए देख लेते हैं। न्यूरॉन्स को हम लोग एक्साइटेबल बोलते हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। जब इनकी मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार का कोई इंपल्स नहीं जा रहा होता है तब भी मेम्ब्रेन हमारी पोलराइज्ड होती है। क्यों पोलराइज्ड होती है? क्योंकि बाहर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, अंदर आ गया था नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलराइज्ड है। कह रहे हैं देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। When a neuron is not carry any impulse, जब ये न्यूरॉन किसी भी इंपल्स को कैरी नहीं कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहे हैं पोलराइजेशन स्टेट की, या ये बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की पहले भी ये रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। जब कोई भी इंपल्स नहीं आया, हम रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या हुआ, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन का मतलब हो गया बेटा पोटेशियम चैनल ओपन थे, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन थे इसलिए। एंड नियरली इम्परमिएबल, बेटा लिखा है नियरली, ये नहीं लिखा है कि इम्परमिएबल। नियरली इम्परमिएबल का मतलब क्या हो गया, कहते हैं नियरली इम्परमिएबल का मतलब हो गया कि नियरली ऑल सोडियम चैनल आर क्लोज्ड, लगभग सारे सोडियम चैनल क्लोज थे, दैट इज वाई। Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है पोलराइजेशन। बाहर सोडियम आयन ज्यादा आ जाते हैं, कह रहे बाहर हमारा 3 सोडियम आयन आते हैं और अंदर चले जाते हैं 2 पोटेशियम आयन, तो बाहर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसी को आपने नाम दिया था पोलराइजेशन का। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अगली स्टेप में बेटा क्या होता है, अगली स्टेप में डीपोलराइजेशन होता है। जैसे ही बेटा ए पॉइंट पे इंपल्स आया, तुरंत की तुरंत सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स हो गया, क्योंकि इस ए पॉइंट पे सोडियम चैनल खुल गए, इस ए पॉइंट पे सोडियम चैनल ओपन हो गए, और थोड़े मोड़े ओपन नहीं, वर्स्ट ओपनिंग हो गई। दैट इज वाई सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स हो गया।
जैसे ही सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, अंदर सोडियम आयन एकदम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अंदर आ गया। देखिए बेटा, जैसे ही ए पॉइंट पे द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो तब जनरेट हुआ जब आपका इम्पल्स पहुंचा। जब इम्पल्स पहुंचा तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको हमने नाम दिया एक्स इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। एट साइट इमीडिएटली अहेड बी द मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो करंट फ्लो कर जाएगा फ्रॉम बी टू ए। और इस तरीके से ए से बी के पास पहुंच जाएगा और बी से पूरा द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कंसीक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। इम्पल्स का हमारा पूरा कंडक्शन हो जाता है, इम्पल्स हमारा पूरी लेंथ पे कंडक्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में था। ये बेटा हमारा पूरा इम्पल्स कंडक्शन के बारे में था। और ऐसे ही बेटा ह्यूमन फिजियो की और पूरे बायोलॉजी में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को टफ लगते हैं। आप लोग बेटा मैसेज करते रहते हैं कि कोई जो भी आपको टफ टॉपिक लगते हैं वो आप लोग मुझे बताते रहते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैसेजेस से। तो ऐसे ही अगर कोई आपको और टफ टॉपिक लग रहा हो जो आपको जरूरी है कि एक उसका शॉर्ट वीडियो या एक अलग से लाइव क्लास लेके आपको डिस्कस करना चाहिए, तो आप लोग बेटा कमेंट करके जरूर बता देना कि जो भी आपका ह्यूमन फिजियो में हो, बॉटनी में हो, जूलॉजी में हो, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी पार्ट में हो, कोई भी चीज़ आपको जो टफ लग रही है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आपको इसी तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बना के या एक पूरा लेक्चर लेके आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का टाइम बेटा आ गया है, एकदम लास्ट टाइम पे हम लोग हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा रहे, बायोलॉजी में ऐसा रहे जो आप कर ना पाए, जो आपको अभी भी टफ लग रहा हो। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।